यहाँ जो आप डायग्राम बोर्ड पे देख रहे हैं, ये डायग्राम है पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ओरिजिन है, इक्टोडर्मल ओरिजिन है। कई बार ये सवाल में पूछा जा चुका है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन कौन सा है, तो इक्टोडर्मल। अब यहाँ इक्टोडर्मल को आपको कैसे समझना है, जैसे एम्ब्रियो का नाम आपने सुना होगा, जाइगोट का नाम सुना होगा। जाइगोट डेवलप कर करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो में 3 लेयर होता है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को और हमारे ब्रेन को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाने का जो काम है वो इक्टोडर्म का है। इस वजह से हम कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ओरिजिन होता है वो इक्टोडर्मल होता है। ये क्वेश्चन है, आप हमेशा याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली होता कहाँ है, तो हमारे ब्रेन में एक सीला टर्सिका कैविटी है। किस चीज का? स्फेनोइड बोन का। स्फेनोइड बोन के सीला टर्सिका कैविटी में सिचुएटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर पे जब हम बात करें तो इसे आप ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा ये हाइपोथैलेमस है। ये पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस के पास जो न्यूरॉन्स हैं, ये सब कहलाएंगे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में कुछ न्यूरॉन जो है हाइपोथैलेमस से निकलकर इनफंडिबुलम से, ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इनफंडिबुलम हो गया। और नीचे वाला जो ये आप नॉडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो इनफंडिबुलम के अपर पार्ट तक पहुंचा हुआ है और नीचे नहीं गया है, और दूसरे पार्ट में आप देख रहे हैं कि वैसा कोई हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो रीच किया है आपका कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट। अब हम देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कितने भागों में बांटा गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 भागों में बांटा गया है। ये जो यहाँ से बाउंड्री लाइन आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री लाइन है, तो इसके ऑर्डर साइड वाले को हम बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। ये पार्ट वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो आप यहाँ देखिए कि जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है ये गया कहाँ, इनफंडिबुलम के अपर पार्ट पे है, और यहाँ से एक बनाता है पोर्टल सिस्टम। और ये पोर्टल सिस्टम कहाँ से, इनफंडिबुलम से स्टार्ट होकर करके एंटीरियर पिट्यूटरी तक के चला जाता है। तो ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, यहाँ कोई हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ बना, वो जाएगा सबसे पहले पोर्टल सर्कुलेशन के पास, और इसके जरिए पहुंचता है कहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी तक के। लेकिन आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के पास यहाँ कुछ जो सेल्स होते हैं हार्मोन बनाएंगे, और ये हार्मोन डायरेक्ट रीच करेगा कहाँ, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी के पास। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी को इसी वजह से दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो न्यूरॉन्स हार्मोन्स लेकर आते हैं और जो सिक्रीट करेंगे, तो इसका जो लास्ट वाले पार्ट थोड़ा स्वेलन होता है, खुला हुआ होता है। इसका नाम है हेरिंग बॉडीज। और इन हेरिंग बॉडीज के ऊपर जो एक्सोन्स को पैक कर करके रखने वाला जो कुछ फैटी टिश्यू होता है, उसे हम बोलते हैं इजियोसाइट्स। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को बांटा गया है 2 पार्ट में, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम हो गया क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस। बीच में एक स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से कुछ ये न्यूरॉन्स रीच करते हैं पोस्टीरियर पार्ट में, और कुछ रह जाते हैं इनफंडिबुलम के अपर पार्ट तक ही रह जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका स्ट्रक्चर पिट्यूटरी ग्लैंड का। और पिट्यूटरी ग्लैंड में देखना क्या है कि एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस,
कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन सिक्रीटेड बाय एडिनोहाइपोथायसिस। तो हार्मोन सिक्रीटेड बाय एडिनोहाइपोथायसिस तो टोटल 7 टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है कौन? एडिनोहाइपोथायसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी। फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिसको जीएच बोलेंगे, या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। इसका काम क्या है कि माइटोसिस के रेट को बढ़ा देगा, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा देगा, सेल की इलोंगेशन करने में मदद करता है, साथ में हार्ट के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाने का काम ग्रोथ हार्मोन और या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन करता है। साथ ही यदि इसके पास अपॉर्चुनिटी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को, तो किसी भी सेल में फैट के अपटेक को ये बढ़ाएगा, यानी लिपोलाइसिस के प्रोसेस को बढ़ाता है कौन? ग्रोथ हार्मोन इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज एंड प्रोटीन। ग्लूकोज को तो ये अपने अंदर जाने ही नहीं देगा, सेल्स के अंदर ये जाने नहीं देता है। तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसा कि नाम है, यानी ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उकसाएगा। किस चीज के लिए? टू रिलीज थायरॉक्सिन, यानी थायरॉक्सिन रिलीज होता है कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से। और थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन रिलीज करने के लिए उकसाएगा कौन? TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आ जाइए एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टिकल पार्ट है उसको एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा? ACTH। यहाँ देख रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, ये एड्रीनल ग्लैंड को। तो देखिए इसी वजह से इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि अपने सिक्रीशन के जरिए ये किसी दूसरे ग्लैंड पर भी कंट्रोल करता रहता है। अब आ जाइए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों में सिक्रीट होता है, मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन मेल में ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और फीमेल में रिस्पॉन्सिबल होता है oogenesis के लिए, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम के लिए। LH लुटेनाइजिंग हार्मोन। लुटेनाइजिंग हार्मोन ग्राफियल फॉलिकल्स को रप्चर करने में और साथ साथ ओवुलेशन में मदद करता है। जैसे ही ओवुलेशन हुआ तो रेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राफियल फॉलिकल कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब आती है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क का प्रोडक्शन करना, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा देना। अब आ जाइए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे बॉडी के मेलानोसाइट यानी मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है और मेलानिन प्रोड्यूस करने में मदद करता है। हालांकि ह्यूमन बीइंग में इसका कितना रोल है मेलानोसाइट पे आज तक अनोन है, लेकिन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में कलर चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है, यानी आपने टोटल हार्मोन देखा कितना? 7 ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड हो गया आपके पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड हो गया ACTH, फोर्थ हो गया FSH, फिफ्थ हो गया LH, फिर 6th नंबर पर प्रोलैक्टिन और लास्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जितने भी आप हार्मोन देख रहे हैं यहाँ तक 7 तक के, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको क्या करता है? सिक्रीट, जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोहाइसिस। अब आ जाइए वैसा कोई हार्मोन जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या करता है? सिक्रीट करता है। तो ये दो करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको और भी हम क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन बोलते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये नेफ्रॉन्स पे जाकर के
डीसीटी पे यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे जाकर के एक्शन करता है और ये हमारे बॉडी में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी हमारे बॉडी में वाटर की कमी को रोकने का मेंटेन करने का काम एडीएच का है या वैसोप्रेसिन का है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन और पीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और पीटोसिन, यदि कोई जैसे ही किसी मदर को कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मैमरी ग्लैंड से जो मिल्क का प्रोडक्शन यानी रिलीज जो होने लगता है वो एक्चुअली किसके वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन और पीटोसिन के वजह से भी होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशन के लिए भी। यदि किसी के बच्चे क्राई किया, चिल्लाया, रोया तो मदर जैसे ही बच्चे को अपने पास बुलाती है मिल्क फीडिंग के लिए तो उस समय उसके बॉडी में ऑक्सीटोसिन और पीटोसिन का अमाउंट बढ़ जाता है। हम गांव में देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन जानवरों को दिया जाता है ताकि आसान तरीके से मिल्क का उससे सिक्रीशन कराया जा सके। तो टोटल 7 हो गया आपके पास एडिनो हाइपोफाइसिस का हार्मोन और 2 हो गया किस चीज का, न्यूरो हाइपोफाइसिस का हार्मोन। तो इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड आपका एक समराइज वे में समाप्त हो गया।